हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि टॉपिक का नाम है राज्य की प्रकृति, जो कि इस सिद्धांत का नाम है आंगिक सिद्धांत। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में पूरी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आंगिक सिद्धांत क्या है और राज्य के स्वरूप से संबंधित आंगिक सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले लिखना है कि राज्य के स्वरूप को निर्धारित करने वाले सिद्धांत में आंगिक सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक जीवधारी शरीर के समान है, यानी कि मानव शरीर के समान है। जिस प्रकार शरीर जीवित परमाणु से बना है, उसी प्रकार राज्य व्यक्ति रूपी जीवित परमाणु से बना है। राज्य और व्यक्ति में इस प्रकार संबंध है जिस प्रकार जीवधारी एवं उसके अंग प्रत्यंगों में है। जिस प्रकार का संबंध मनुष्य के शरीर में आँख, कान, हाथ, पैर, नाक आदि से है, उसी प्रकार संबंध व्यक्तियों का राज्य से है। जिस प्रकार कोई अंग शरीर से पृथक होकर कारगर नहीं कर सकता, इसी प्रकार समाज और राज्य से अलग होकर मनुष्य भी नहीं रह सकता। जिस प्रकार शरीर अंगों का समूह मात्र नहीं होता, उसका अंगों से पृथक अस्तित्व भी होता है। उसी प्रकार यद्यपि व्यक्तियों से मिलकर राज्य बनता है, फिर भी व्यक्तियों से पृथक भी राज्य का अस्तित्व ही होता है। इसी प्रकार प्राणधारी के समान ही राज्य भी विकासशील होता है। व्यक्ति और राज्य में उसी प्रकार की आत्मनिर्भरता है जिस प्रकार जीवनधारी और उसके विविध शारीरिक अंगों में। तो इसमें एक विचारक ने कहा है जिसका नाम है गार्नर। तो गार्नर के अनुसार सावयव सिद्धांत एक प्राणी वैज्ञानिक सिद्धांत है जो राज्य को जीवधारी व्यक्ति मानता है और उसका निर्माण करने वाले व्यक्ति को जीवधारी शरीर के कोष्ठों के समान समझता है, और राज्य और व्यक्ति के बीच ठीक उसी तरह के अन्योन्याश्रय संबंध की तुलना या कल्पना करता है जैसा संबंध शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। आंगिक सिद्धांत के अनुसार राज्य साध्य है और मनुष्य साधन, यानी कि राज्य जो है वो काम करवाने वाले हैं और मनुष्य जो कि काम करने वाले साधन हैं। तो इस प्रकार से आंगिक सिद्धांत का परिभाषा लिख सकते हो। इसके बाद आगे लिखना है आंगिक सिद्धांत के बारे में, जो कि आंगिक सिद्धांत एक प्राचीन सिद्धांत है। इसके समर्थकों में अनेकों विचारकों ने विचार अपना प्रस्तुत किया है, जिसमें से प्लेटो, रूसो, सिसेरो, हॉब्स, बर्नसली, हर्बर्ट स्पेंसर आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय है। तो इसमें प्लेटो ने राज्य को एक वृहत आकार का मनुष्य बतलाकर व्यक्ति और राज्य के बीच पूर्ण सादृश्य स्थापित किया है। उसके मुताबिक सर्वोत्तम व्यवस्थित समाज तंत्र वह है जिसका आकार विषयक संगठन सिद्धांततः निकटतर रूप में व्यक्ति के अनुरूप जान पड़ता है। इसके बाद सिसेरो ने
सिसेरो ने राज्य के प्रधान की तुलना उस व्यक्ति से की है जो मानव शरीर का शासन करती है। इसके बाद आता है बलंसली। तो बलंसली ने कहा है कि राज्य स्वयं मानव शरीर की छाया है। उसके मुताबिक राज्य एक प्राकृतिक कृत्रिम यंत्र नहीं वरना एक जीवित निराकार शरीर है। रूसो ने राज्य की सर्वोच्च शक्ति की तुलना व्यक्तियों के शरीर से, कानूनों और रूढ़ियों की मस्तिष्क से, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेट की इच्छा और वृद्धि से, व्यापार, कृषि और उद्योग की मुंह और पेट से तथा लोक राजस्व की तुलना खून से की है। तो इस प्रकार से अनेकों विचारक अपने अपने विचार दिए हैं आंगिक सिद्धांत के बारे में। तो इसके बाद देखते हैं कि सावयव सिद्धांत क्या है, जो कि यद्यपि सावयव सिद्धांत प्राचीन है और प्लेटो, रूसो, सिसेरो, हीगल आदि विचारकों की धारणाओं में इस सिद्धांत की पुष्टि मिली है, लेकिन इसका सबसे वृहद एवं विशद विचारक इंग्लिश विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। इसी कारण यह सिद्धांत स्पेंसर के नाम से जाना जाता है। स्पेंसर ने इस सिद्धांत का विशद वर्णन अपने पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत में किया है। अपने राज्य और मानव शरीर की तुलना निम्नलिखित के रूप में की है, जो कि नीचे दिया गया है, और यह पॉइंट वाइज देखते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट में आए, जिस प्रकार शरीर की रचना रक्त, मांस, हड्डी आदि के योग से होती है, उसी प्रकार राज्य का निर्माण व्यक्तियों के संयोग से होता है। प्राणी शरीर और राज्य दोनों का ही जन्म जीवाणुओं के रूप में होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में है कि प्राणधारी शरीर एवं राज्य दोनों का विकास समान रूप से होता है। जिस प्रकार जीव और शरीर का साधारणता समानता से भिन्नता और जटिलता की ओर बढ़ते चलते हैं, उसी प्रकार राज्य भी एक साधारण और प्राकृतिक अवस्था से धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक रूप से धारण कर सका है। इसके बाद तीसरा पॉइंट में आता है, जिसमें से स्पेंसर यहाँ पर कहते हैं कि मानव शरीर तथा राज्य में केवल विकास क्रम का ही एकता नहीं है, बल्कि संरचनात्मक एकता भी है। जिस प्रकार शरीर में 3 प्रणालियां हैं, जिसमें से जीवन प्रणाली, विभाजन प्रणाली और प्रबंधन प्रणाली, उसी प्रकार राज्य में भी 3 प्रणाली हैं, उत्पादन प्रणाली, संवहन या यातायात प्रणाली तथा प्रबंधन प्रणाली, जिसके अंतर्गत आता है सरकार और सेना। अर्थात जिस प्रकार जीवधारी शरीर में विभिन्न कार्यों के संपादक के लिए आमाशय, रक्त वाहिनी, स्नायुविक संस्थान, मस्तिष्क आदि हैं, उसी प्रकार राज्य में यातायात प्रणाली, पुलिस, सरकार आदि की व्यवस्था है। इसके बाद चौथा पॉइंट में बोला है कि पारस्परिक निर्भरता के क्षेत्र में भी मानव शरीर तथा राज्य दोनों की स्थिति समान है। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग के दुर्बल होने या बीमार हो जाने से असर संपूर्ण शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार व्यक्तियों या वर्गों के स्वास्थ्य, बल या समृद्धि का असर उस राज्य पर पड़ता है। जिस प्रकार शरीर के अवयवों द्वारा ठीक से कार्य नहीं करने पर उसका असर शरीर पर पड़ता है, उसी प्रकार यदि समाज में लोहार, किसान, व्यापारी लोग अपने अपने कार्यों को ना करें तो उसका असर पूरे राज्य या देश में पड़ता है। इसके बाद 5वां पॉइंट में यहाँ पर बोला है कि जिस प्रकार मानव शरीर के तंतु नाशवान हैं तथा पुराने तंतु के स्थान पर नवीन तंतु आते रहते हैं, उसी प्रकार राज्य में वृद्ध और बीमार व्यक्ति मरते रहते हैं।
तथा उनके स्थान पर नवीन व्यक्ति जन्म लेते हैं। लेकिन उपयुक्त समानताओं यानी कि ऊपर दिए गए सभी समानताओं के अतिरिक्त स्पेंसर ने यह स्वीकार किया है कि राज्य एवं मानव शरीर में प्रमुख भेद हैं यानी कि भिन्न है। तो जिसमें से पहला पॉइंट आता है, शरीर के विभिन्न अंगों को यदि शरीर से अलग कर दिया जाए तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। उदाहरण स्वरूप यदि हाथ पैर को काटकर शरीर से अलग कर दिया जाए तो उसका उपयोग या महत्व नहीं रहेगा, परंतु यदि राज्य के अंग मनुष्य को राज्य से अलग कर दिया जाए तो भी उसका कुछ ना कुछ महत्व अवश्य रहेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट में यहाँ पर बोला है कि मानव शरीर में समस्त चेतना शक्ति मस्तिष्क में केंद्रित रहती है तथा उसके विभिन्न अंगों की कोई पृथक चेतना शक्ति नहीं होती, परंतु राज्य के अवयव मनुष्य के अपनी पृथक पृथक चेतना यानी कि अलग अलग चेतना शक्ति होती है। तो इस प्रकार से इन समानताओं के कारण स्पेंसर ने स्वीकार किया है कि व्यक्ति राज्य रूपी साध्य के साधन नहीं हो सकते, बल्कि समाज में प्रत्येक के कल्याण की बात सोची जा सकती है तथा समाज के अस्तित्व में अपने सदस्यों के कल्याण के लिए है। इसके बाद आंगिक सिद्धांत का मूल्यांकन के बारे में देखते हैं, जो कि इस सिद्धांत के मूल्यांकन में यहाँ पर बोला गया है कि आंगिक सिद्धांत के उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यह कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। यह राज्य को एक स्वाभाविक विकास का परिणाम बतलाकर राज्य और व्यक्ति में अभिन्न संबंध स्थापित करता है, और यह सिद्धांत इस बात पर भी जोर देता है कि व्यक्ति राज्य का पूरक है तथा व्यक्ति के स्वतंत्र एवं राजसत्ता के बीच कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार शरीर के सत्ता विभिन्न अंगों पर निर्भर है और विभिन्न अंगों का अस्तित्व शरीर पर निर्भर है, उसी प्रकार राज्य की स्थापना व्यक्तियों से होती है और व्यक्तियों का अस्तित्व राज्य पर निर्भर करता है। फिर भी आंगिक सिद्धांत एक कई दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है। यह सही है कि मानव शरीर तथा राज्य की बनावट बहुत कुछ समानताएं हैं, लेकिन यह स्वीकार कर लेना है कि दोनों के संगठन और विकास में कोई अंतर नहीं है, सर्वथा भ्रमपूर्ण है। दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं, जो कि पॉइंट वाइज देखते हैं। जिसमें से पहला पॉइंट है, जिन अवयवों से शरीर की रचना होती है उनकी तुलना व्यक्तियों से नहीं हो सकती। शरीर अवयव की स्वतंत्र इच्छा या उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जबकि व्यक्ति का अपना अलग अलग अस्तित्व एवं स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना है कि प्राणधारी शरीर से पृथक होकर कोई अवयव जीवित नहीं रहता, परंतु राज्य रूपी शरीर से अलग भी व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखना है कि प्राणी शरीर में प्रत्येक अंग के कार्य प्रकृति द्वारा पहले से ही निर्धारित रहती है, लेकिन राज्य रूपी शरीर में व्यक्तियों के कार्य निर्धारित नहीं रहते। इसके बाद चौथा पॉइंट में लिखना है कि प्राणधारी शरीर को जन्म दो प्राणियों के मेल से होता है, जबकि राज्य रूपी शरीर के जन्म के लिए दो प्रदेशों या क्षेत्र का सहयोग जरूरी नहीं है। इसके बाद पांचवां पॉइंट में लिखना कि प्राणधारी शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन राज्य रूपी शरीर का अस्तित्व सदा कायम रहता है। इसके बाद छठा पॉइंट में लिखना है कि प्राणधारी शरीर की उन्नति स्वाभाविक रूप से अंदर से होता है, लेकिन
राज्य रूपी शरीर बाहर से घटता बढ़ता रहता है। इसके बाद 7वां पॉइंट में है कि मानव शरीर में चेतना का केवल एक केंद्र होता है, लेकिन राज्य रूपी शरीर में कई केंद्र होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए अलग अलग सोचता है। इसके बाद 8वां पॉइंट में लिखना है कि मानव शरीर के विकास और जीवन मरण का अपना एक क्रम है, परंतु राज्य एक अस्थायी संस्था है। प्राण निकलने से मनुष्य का मृत्यु हो जाती है, लेकिन मनुष्य की मृत्यु से राज्य समाप्त नहीं होती। इसके बाद अगला पॉइंट में लिखना है कि प्रत्येक जीव का जन्म अपने पूर्वज जीवन के आधार पर होता है, लेकिन राज्य का कोई ऐसा आधार नहीं होता। इसके बाद लास्ट पॉइंट में लिखना है कि जीव का विकास प्रकृति रूप से वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुरूप होता है, लेकिन राज्य के स्वरूप, कार्य एवं उद्देश्य की स्थापना मनुष्य की चेतना के अनुसार होता है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह राज्य का सर्वशक्तिमान बना देता है। इसके मुताबिक राज्य व्यक्ति का एक घटक मात्र है और उसका अस्तित्व का एवं विकास पूर्णतः राज्य पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत राज्य का स्वेच्छाचारी और निरंकुश बना देता है तथा इसी के फलस्वरूप जर्मनी में नाजीवाद एवं इटली में फांसीवाद का उदय हुआ। तात्पर्य यह रहा है कि आंगिक सिद्धांत राज्य के स्वरूप में संबंध में कोई विश्वसनीय सिद्धांत नहीं रहा। तो इस प्रकार से आज हम इस वीडियो के माध्यम से आंगिक सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास किए। तो अगली वीडियो में हम कोई नई टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।